सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में D++ की जो PYQ की सीरीज चली हुई है पेपर 1 के लिए, तो उसके आज जीके के फोर्थ प्रैक्टिस पेपर का डिस्कशन करेंगे। पहले 3 जो वीडियो हैं वो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। एक और काम जो अभी करने वाले हैं वो ये है कि जो PGT के लिए 20 नंबर का टीचिंग मैथडोलॉजी है और TGT के लिए 10 नंबर का है, इसकी और सीरीज शुरू करूँगा मैं PYQ की। एक आध दिन में इसी चैनल पे मिल जाएगी आपको। तो यदि नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि पहले से ही देखते आ रहे हैं तो उन लोगों के पास भी भेजें जो आपसे जुड़े हुए हैं या जो आपके जानकार हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, महायान और हीनयान क्या है? तो यदि आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा होगा तो उसके 2 पार्ट हो गए थे आगे चल के। जैसे जो फोर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के काल में कुंडलवन कश्मीर में, तो वहाँ ये बौद्ध धर्म 2 टुकड़ों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। महायान और हीनयान में मेनली डिफरेंस ये है कि जो महायान संप्रदाय वाले हैं या महायान गुट वाले हैं वो क्या है कि महात्मा बुद्ध की जैसे मूर्ति के रूप में जो पूजा थी वो शुरू हो गई थी, और हीनयान जो है वो पुराने पैटर्न पे ही चल रहे थे, उसमें मूर्ति के रूप में पूजा नहीं की जाती है। मेनली डिफरेंस ये है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। बुद्ध के 2 शिष्यों के नाम नहीं, महायान का अर्थ महान वाहन और हीनयान का अर्थ छोटा वाहन या कम यान, ये ठीक है क्योंकि यहाँ मीनिंग पूछा है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हिंदू धर्म के 2 संप्रदाय नहीं, महात्मा बुद्ध की, बी आंसर ठीक हो जाएगा इसका। महायान का अर्थ महान वाहन और हीनयान का अर्थ छोटा वाहन। ये इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ये नए तरह के फॉलोअर हैं, ये पुराने पैटर्न पे चलने वाले फॉलोअर हैं। यहाँ मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, यहाँ मूर्ति पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मिलिनपन हो या मिलिनपन है एक बौद्ध ग्रंथ है जो शुरू में किस भाषा में लिखा गया होगा? पहली बात तो ये है, जो ये बौद्ध ग्रंथ है इसमें जो डिस्कशन किया गया है वो मिनांडर जो कि यूनानी था, और जो बौद्ध भिक्षु है नागसेन, उसके बीच में जो संवाद या वार्तालाप हुए उसका उसके वार्तालाप का ग्रंथ है। अब भाषा की बात करते हैं क्योंकि इसमें लैंग्वेज पूछी है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था। तो एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जैसे जो पाली भाषा है वो प्राकृत भाषा का ही एक रूप है। पाली जो है प्राकृत का रूप है, और प्राकृत जो है वो संस्कृत का एक बोली है, संस्कृत की। 2-3 बातें याद रखनी है। पाली जो है वो प्राकृत भाषा का रूप है और प्राकृत जो है वो संस्कृत की बोली है, संस्कृत से ही निकली है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पाली प्राकृत ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, और पूछा भी गया कि शुरू में किस भाषा में लिखा गया होगा, तो आंसर हो जाएगा संस्कृत। ए ऑप्शन ठीक है। और ये जो ग्रंथ है इसमें यूनानी शासक जो है मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुए थे उनका वर्णन किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हो जाएगा ओम बिड़ला। नेक्स्ट है अनुच्छेद 71A प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कहाँ किया जाएगा? चुनाव आयोग द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा? तो जितने भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले हैं वे सारे सुप्रीम कोर्ट में, फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा, और जितने भी विवाद है वो वहाँ ले जाए जाएंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी विवाद हैं उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। तो सी आंसर ठीक हो जाएगा आपका। 5वां क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह एक भारतीय ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर यानी कि धावक थे, उन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? पॉपुलर क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह के बारे में आप जानते भी होंगे। पहली बात तो ये है, 1958 के जो एशियाई खेल हुए थे उसमें 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, और जो ओलंपिक हुआ था 1956 और 1964 उसमें भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ये याद रखेंगे आप। 56 और 64 के ओलंपिक में और 58 के एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में यहाँ गोल्ड मेडल जीता था, यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। अगला है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश।
भारत का पूछे तो जैसे हम पढ़ते आ रहे थे कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल वो हॉकी है, तो पीछे एक स्पष्टीकरण आया था कि कानूनी रूप से या आधिकारिक रूप से ऐसा कुछ घोषित नहीं किया गया है। लेकिन जैसे एक देश में कोई खेल ऐसा है जो वर्षों से इस प्रकार से चला हुआ है कि ज़्यादातर देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसको हॉकी मान लेते थे हम। यहाँ कबड्डी पूछा है तो बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, उस नृत्य शैली का चयन करें जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय है। सतरिया, कथक, बिहू या लावणी। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। जो ये सतरिया है ये है असम का। कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया का है, यानी कि उत्तर भारत का है। बिहू फिर से असम। लावणी जो है ये महाराष्ट्र का है, यही पूछा क्वेश्चन में, तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 में शुरू किया गया था। अभी जो हाल ही में अगर आपसे पूछ भी ले तो 74th 74वां दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को, 2024 वाला, ये भी याद रखेंगे। 2023 में यदि 73वां पूछे 73 वाला, तो वो फिल्म अभिनेत्री रेखा को दिया गया था। अभी वाला पूछे तो 74 2024 वाला सिनेमा से संबंधित है, अभी वाला मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया था। अगला है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। इसका कारण क्या है, एक तो टेम्परेचर जो इसका है वो लगभग 450 यानी कि 462 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर रहता है, औसत तापमान। और इसके गर्म होने का कारण ये है कि जो इसका एनवायरनमेंट है या वातावरण है वो काफ़ी घना है, जिसकी वजह से उस पर जो ग्रीन हाउस का इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है, और जो ग्रह की गर्मी है वो वहीं रह जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। लेकिन आप ये देखेंगे कि सूर्य के सबसे नज़दीक में नहीं है ये, जैसे बुध का नंबर आता है सबसे पहले, लेकिन ये शुक्र जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक भी नहीं है। ये क्वेश्चन और बन सकता है, लेकिन फिर भी सबसे गर्म ग्रह है, तो इसका इन्वायरमेंट इसका कारण है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय देश के नाम का चयन करें। कौन सा देश ऐसा है, भारत, फिलीपींस, ब्राज़ील या ऑस्ट्रिया। देखिए आंसर हो जाएगा, पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा इसका भारत। क्यों, प्रायद्वीपीय देश या प्रायद्वीपीय भूमि वो होती है जो 3 तरफ से जल हो और 1 तरफ से स्थल हो। भारत के मामले में अगर देखें, मान लिया ये भारत है, यहाँ है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर हो गया हिंद महासागर, तो 3 तरफ से जल हो गया, 1 तरफ ये हिमालय का एरिया है या भारत का एरिया है, ये स्थल हो गया, तो आंसर हो जाएगा भारत। 3 तरफ से जिसके जो जल से घिरा हुआ हो और 1 तरफ स्थल हो, उसको प्रायद्वीपीय देश बोल रहे। ऑप्शन ए ठीक है यहाँ पे। अगला है, एक बहुत ही क्षारीय विलयन यानी कि जिसका पीएच ऊंचा हो उसको क्षारीय विलयन बोला जाता है। तो इस विलयन से जो चुकंदर होता है उसके जो रस का रंग बदलेगा, वो कौन सा चेंज हो जाएगा, मतलब एक क्षारीय विलयन में चुकंदर का रस अगर मिलाया जाए तो उसका रंग जो है वो किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ये पूछना चाह रहे हैं। वॉयलेट टू ग्रीन, पर्पल टू येलो, रेड टू पर्पल या पिंक टू ब्लैक, कैसा हो जाएगा उसका रंग। तो आंसर हो जाएगा सी, रेड टू पर्पल। लाल से बैंगनी या जामुनी जिसको बोला जाता है वो चेंज हो जाएगा। पहले पीएच की बात कर लेते हैं। पीएच जो है वो इंडिकेटर टाइप है कि एक ऐसा रसायन है जो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग रंग बदल जाता है, जिसमें जैसे एग्जांपल ले, जो नीला लिटमस होता है वो एसिडिक यानी कि अम्लीय मीडियम में लाल रंग में चेंज हो जाता है, नीले से लाल बन जाता है। अगर उसको एसिड में टेस्ट करते हैं तो नीला लिटमस जो है वो रेड में यानी कि लाल रंग में चेंज हो जाता है। ऐसे ही चुकंदर का पूछा गया था कि अगर उसको
ऊंचे पीएच मतलब है जो अमल और सार, ये आप जानते भी होंगे, साइंस का क्वेश्चन है। क्षारीय विलयन में चुकंदर के रस को मिलाया जाए तो वो रेड से पर्पल हो जाता है, लाल से बैंगनी रंग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रियाओं को नियमन की आवश्यकता होती है, मतलब एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड टू, किस काम आते हैं। पहली बात तो ये है कि इसका काम है पेट में खाने को पचाने में सहायता करना, डाइजेस्ट द फूड इन स्टोमक। आंसर तो हो जाएगा ये। अब इस एंजाइम के बारे में देख लेते हैं, इनके सोर्स क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं। तो सूक्ष्म जीव, पौधे, जंतु, ये इनके स्रोत हो गए। पाचन में मदद करते हैं, यही पूछा था, पेट में खाने का पचाने में सहायता करते हैं। वास्तव में जो एंजाइम है वो जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन, जो प्रोटीन का ही एक नाम है, या कहने को ये कह सकते हैं कि प्रोटीन का ही एक प्रकार हो गया, केमिकल प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं। और 1878 में इसका यदि ये भी पूछ ले कि किसने ये शुरू किया था, तो ये वर्ड जो है एंजाइम, ये 1878 में एक व्यक्ति है, उसका नाम याद रख लेना आप, कोहने, इसके द्वारा दिया गया था। एंजाइम शब्द पेट में खाने का पाचन उसमें सहायता करते हैं, और वास्तव में जो एंजाइम होते हैं वो रासायनिक प्रक्रिया होती हैं, उनको उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन को ही एंजाइम या प्रक्रिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक वेक्टर जनित रोग नहीं है। वेक्टर बोर्न डिजीज पूछ रहा है यहाँ, BOR, थोड़ी करेक्शन कर लीजिए, BORNE, वेक्टर बोर्न डिजीज या वेक्टर जनित रोग, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में। वेक्टर जनित रोग कौन सा नहीं है, या वेक्टर बोर्न डिजीज इसमें से ये बताना कौन सा नहीं है। इबोला, डेंगू, मलेरिया या लसिका फाइलेरिया। तो इबोला जो है वो वेक्टर बोर्न डिजीज नहीं है, आंसर नहीं पूछा है तो इबोला आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि वेक्टर जनित या वेक्टर बोर्न जो बीमारी है वो क्या होती है। पहली बात तो ये है, जो वेक्टर जनित जो रोग होते हैं वो परजीवी, वायरस, बैक्टीरिया के कारण होने वाली मानव संबंधी बीमारियां हैं। और इबोला जो है, जिसको EBD वायरस बोला जाता है, वायरस से होता है ये, और ये एक वायरल बुखार है, रक्तस्रावी, जो अफ्रीका महाद्वीप में पीछे आपने ध्यान हो तो काफ़ी बड़ी महामारी साबित हुई थी वहाँ पे। ये जो रोग होते हैं ये होते हैं जैसे मच्छर से, पिस्सू से, टिक्स से, इस टाइप की बीमारियां हैं। और ये इबोला EBD वायरस इसका स्रोत माना जाता है। वायरल रक्तस्रावी बुखार है, जिसमें बुखार है, सिर दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, उल्टी वगैरह है, पेट दर्द वगैरह होता है, तो इबोला वायरस है, EBD बोला जाता है उसको। और बाकी ये जितने बच गए, डेंगू, मलेरिया, लसिका फाइलेरिया, ये सब वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं। और ये तो आपने दो तो सुने होंगे, डेंगू और मलेरिया। लसिका फाइलेरिया होता है जिसको एलिफेंटियोसिस भी बोलते हैं, हाथी पाँव वाला रोग, ये भी मच्छर से ही होता है इन्हीं की तरह। तो वेक्टर जनित रोग जो मच्छर से, पिस्सू से, टिक्स से, इस टाइप से होते हैं, तो ये तीनों तो हैं, डेंगू, मलेरिया, लसिका फाइलेरिया हैं, ये बोला रही है, इबोला EBD वायरस से होता है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने भाग हैं। UN के पूछ रहा है। पहली बात तो ये है कि 1945 में स्थापना हुई थी, याद रखेंगे आप। और UN डे जो है वो 24 अक्टूबर 1945 या 24 अक्टूबर को दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई थी। अब इसके पार्ट पूछ रहा है, कितने ऑर्गन हैं या कितने पार्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा 6। कौन कौन से हैं ये और देख लेते हैं। एक तो है महासभा, अगला है सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। अगला है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको EOSC
ECO, इकोनॉमिक एंड सोशल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। और एक होती है न्यास परिषद, न्यास परिषद। एक इसी का भाग होता है जैसे सचिवालय, और एक लास्ट बच गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोबारा रिपीट करा देता हूँ। 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र, और UN डे पूछे तो 24 अक्टूबर याद रखेंगे, दिवस भी पूछ सकता है। और इसके भाग पूछे तो 6 हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, याद रखेंगे आप। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बोना ग्रह नहीं है? नहीं है पूछा है, ये भी जब एग्जाम दे तो याद रखना आपने। पहली बात तो ये है कि जो बोने ग्रह हैं, ये जो एरिस और मेकमेक ये जो दिए गए हैं, और प्लूटो, ये तीनों ही हैं। शुक्र नहीं है, यही पूछा है तो आंसर हो जाएगा डी। और सबसे पॉपुलर पूछे बोना ग्रह तो प्लूटो को माना जाएगा 2006 में, जैसा कि आप जानते भी हैं। इसको IAU ने, IAU का मतलब हुआ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये जो संस्था है इसने प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया था, तो बोना ग्रह माना जाता है अभी। और ये संस्था जो है IAU, ये पूछे तो 1919 में गठन हुआ था इसका, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में और किसी सीरीज में मिलेंगे। टीचिंग मैथडोलॉजी की सीरीज शुरू करने वाला हूँ मैं। जितने भी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और कुछ उनका कंसेप्ट इसी प्लेलिस्ट में या इसी चैनल पे शुरू करेंगे। धन्यवाद।